नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर एग्ज़ाम की, जो कि पता है कि बहुत जल्द एग्ज़ाम है, 27 जुलाई को है, जिसके संबंध में हम लोग प्रीलिम्स पार्ट सीरीज़ में एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। वो भी मिक्स, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब से, ठीक है ना। आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, जितने बेहतरीन क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी कुछ आपको इसमें मिल रहा है। छठवीं क्लास है या छठवां प्रैक्टिस सेट है, जो कहना हो कह लो। और यहाँ से अगर आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है तो आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो रहा है, आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिल रहे होंगे, ठीक है ना। जिसने पढ़ लिया है उसके लिए, जिसने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए यही है कि भाई साहब जो प्लेलिस्ट पे वीडियो पढ़े हैं उसको देखो कायदे से, घटना चक्र है उससे पढ़ो या नोट्स बना है उससे पढ़ो, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, ठीक है। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, देखेंगे बहुत ही अच्छे से, फिर करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक तरफ फल है, पौधारोपण है और सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, सूची 1 सूची 2 है, अब मिलान करना है, ठीक है ना। मिलान वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाते हैं और मिलान वाले क्वेश्चन की एक्यूरेसी लगभग 90% प्लस रहती है कि भाई साहब ये सही हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, जूट, चाय, गन्ना, रबड़। देखो, जूट उत्पादन में भारत पहले नंबर पे है, भारत में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे है, ठीक है। तो ए का कर दो 4 और ए का 4 जैसी करोगे तो आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ए का 4 में ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हो गया, काम खत्म, क्वेश्चन खत्म। अगर मैं जूट की बात करें तो जूट को ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताऊँ, इसको पहले मिटा दूँ। जूट के बारे में ध्यान रखना, जूट को पटसन भी कहा जाता है, पटसन, ठीक है। और जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल में ही एक पड़ता है हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया पोर्ट, इसीलिए हल्दिया पोर्ट को जूट बंदरगाह भी कहा जाता है, भारत का जूट बंदरगाह। आपसे पूछेगा भारत का जूट बंदरगाह किसे कहते हैं, क्योंकि जूट का निर्यात ज़्यादा होता है, तो हल्दिया बंदरगाह को, ठीक है। पटसन को या जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, गोल्डन फाइबर, ठीक है। जूट में अगर आपसे यूपी के परिप्रेक्ष्य में पूछे कि भाई यूपी में कहाँ पर जूट फैक्ट्री है, तो ध्यान रखना यूपी में जूट फैक्ट्री आपकी 2 जगह पर इंपॉर्टेंट है, एक तो गोरखपुर कर देना और एक कर देना कानपुर। गोरखपुर और कानपुर में जूट फैक्ट्री है, ठीक है। और जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले ही नंबर पे है। जूट के बारे में एक चीज़ और याद रखना, जूट या पटसन जो है वो आपकी खरीफ की फसल में आता है, ठीक है, खरीफ की फसल में आता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। चाय की बात करें अगर, तो चाय उत्पादन में आपका पहले नंबर पे वैसे असम है और दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना। चाय में पहले नंबर पे असम है, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। चाय अनुसंधान संस्थान, कुछ चीज़ें ओरली बोल रहा हूँ, ठीक है ना, लिख लेना। चाय अनुसंधान संस्थान आपका जोरहाट असम में ही है, असम में एक पड़ता है जोरहाट, तो जोरहाट असम में चाय अनुसंधान संस्थान है। लेकिन चाय बोर्ड आपसे पूछेगा कि बताओ चाय बोर्ड कहाँ पे है, तो चाय बोर्ड आपका कोलकाता में है, कोलकाता। चाय के लिए अच्छी मात्रा में वर्षा की, पानी की आवश्यकता होती है, मध्यम ताप और अच्छी वर्षा चाहिए, ठीक है, चाय के लिए। कॉफ़ी के लिए क्या चाहिए, तो कॉफ़ी के लिए बारिश की आवश्यकता नहीं होती, धूप की आवश्यकता होती है, ठीक है। गन्ने की बात करें तो भाई गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, लेकिन गन्ने से बनाई जाती चीनी, चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत का गन्ना मोटा लंबा है और चीनी की मात्रा यानी कि मिठास, रस की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पर चीनी मिल जाता है। लेकिन गन्ना उत्पादक क्षेत्र, गन्ना उत्पादक किसान, ये सब उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। गन्ना आ जाए उत्तर प्रदेश कर देना, चीनी का कोई भी प्रोडक्शन आ जाए महाराष्ट्र कर देना है। रबड़ की बात करेंगे तो रबड़ उत्पादन में पहले नंबर पे केरल है, दूसरे नंबर पे त्रिपुरा है। रबड़ उत्पादन में विश्व पहले नंबर पे थाईलैंड है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ें। आगे देखते हैं। ओके, अगला प्रश्न, मिलान करना ही है इसमें। स्थानांतरणशील कृषि है और राज्य है। कहने का मतलब है, आपने सुना होगा स्थानांतर कृषि होती है भारत में, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगह के नाम भी पाए जाते हैं उसके। और देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है, 23 में आया हुआ है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेटेस्ट है।
तो स्थानांतर कृषि कहाँ पर कौन सी होती है? पहली बात तो स्थानांतर कृषि है क्या? तो भाई साहब इंसान क्या करता है, इंसान खास के यहाँ पे जनजाति का काम है। खैर यहाँ पे ह्यूमंस क्या करते हैं यहाँ पे कि कोई खेत है, मान लो कोई क्षेत्र है इतना बड़ा, कोई पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर इन्होंने किसानी की, खेती की, फसल उगी, लेकिन फसल की उपजाऊ ज़्यादा थी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जंगल था। भाई जंगल में उतना उपजाऊ मिट्टी नहीं होती। मैं जैसे बात करूँ आपसे ओरली, सदाबहार वन आपने सुने होंगे। सदाबहार वन बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, सिकोया बहुत ऊंचा पेड़ है, आपने सुना होगा, वो सदाबहार वन का ही है। लेकिन क्या तो सदाबहार वन में जब इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ है तो मिट्टी बहुत अच्छी होगी? गलत, वहाँ मिट्टी बिल्कुल ख़राब है। क्यों? जब रेगुलर वर्षा होती है वहाँ पे तो ऊंचे ऊंचे वृक्ष तो उग जाते हैं, लेकिन मिट्टी के ऊपरी सतह पर जो ओ संस्तर होता है या ऊपरी लेयर होती है, उस पर जो उपस्थित खनिज होते हैं वो मिट्टी में घुलकर जमीन के अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ पर खेती किसानी नहीं हो सकती, लेकिन बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं सदाबहार वन में। वही यहाँ पे है कि यहाँ पर जंगल तो है, बहुत अच्छे मतलब आपको पेड़ पौधे घने दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे उपजाऊ नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पर खेती किसानी होती है। जब पता लगता है कि भाई साहब ये तो ख़राब हो गया, मतलब यहाँ की मिट्टी सही नहीं है, आगे चलो आगे चलो, फिर काटो फिर काटो, है ना। तो काटो जलाओ की खेती भी इसको कहते थे या कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब उपजाऊ नहीं है तो अब वैसा थोड़ी ना कि पेड़ उखाड़ के वापस लगा देंगे लोग कि चलो यार यहाँ खेती नहीं हो रही, जो उखाड़ दिए थे लगा दो, वो ख़त्म हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्रकार से वनों को काट रहे हैं, वनों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वन को उखाड़ रहे हैं, यानी कि वनोन्मूलन कर रहे हैं। वनोन्मूलन, वन रोपण मतलब वन लगाना, और वनोन्मूलन मतलब वन उखाड़ना। और वनोन्मूलन एक प्रमुख कारक है किसका? अपर्दन का, मृदा अपर्दन का। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जब पेड़ उखाड़ोगे तो पेड़ की जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी को बांधे रखने का काम करती हैं। अब जब पेड़ उखाड़ोगे तो मिट्टी की जड़ें टूट जाएंगी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांधे रखने का काम करती हैं। अब जब पेड़ उखाड़ दिया तो मिट्टी, जो बंधी मिट्टी थी वो टूट जाएगी, और मिट्टी का क्या हो जाएगा? अपर्दन हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी खतरनाक है जो स्थानांतरित कृषि होती है, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। अब स्थानीय भाषा थोड़ा देख लेते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग यहाँ पर बनाऊं। यहाँ कायदे से आप भी मैप थोड़ा बहुत बना लो। ठीक है, छोटा सा मैप बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये रहा पश्चिमी घाट, इस हिसाब से। ठीक है, ये रहा हिमाचल प्रदेश, मैं भी नाम लिख देता हूँ। ये रहा पूर्वोत्तर भारत, ये रहा इधर उड़ीसा, ये रहा इधर केरल, ठीक है, ये रहा इधर राजस्थान, और ये रहा इधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र। यहीं पर कुछ नाम है, जैसे ये है भाई साहब उड़ीसा, और इसको मैं पूरा पूर्वोत्तर ले लेता हूँ, पूर्वोत्तर भारत। ये रहा हिमाचल प्रदेश, ये रहा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, ये रहा गुजरात वाला क्षेत्र, ये रहा पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र, ये रहा केरल वाला क्षेत्र। अब नाम बताइए भाई साहब, इन स्थानों में नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पे नाम है झूम, बहुत फेमस है, बहुत सुना होगा झूम कृषि। ठीक है, केरल में बात कर लें तो केरल में इसको बोलते हैं कहाँ गया पेन, पोनम, क्या बोलते हैं? पोनम। हिमाचल प्रदेश में भी इसको पोनम कहते हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने दोनों लिख दिया है पोनम, मान लो हिमाचल प्रदेश करके आ जाए। उड़ीसा में इसको पोंडू कहते हैं, पोंडू, पोंडू। ठीक है, गुजरात में इसको वात्रा कहते हैं, वात्रा। पश्चिमी घाट पे इसको कुमारी कहते हैं, कुमारी। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इसको बीवर कहते हैं, बीवर, बीरा भी कहते हैं, बीवर भी कहते हैं। ठीक है, तो कई सारे नाम है इसके, बीवर इंपॉर्टेंट है।
बीवर। ठीक है, तो ये भाई साहब आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से नोट कर लो इसको। अब पूछा क्या था हमसे, कर लो मिलान। ओनम केरल, क्योंकि हिमाचल प्रदेश नहीं है ऑप्शन में। झूम पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत में कौन है 7 सिस्टर्स में, असम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उड़ीसा में पोंडू, और बीरा या बीवर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में। ए का हो गया 2, ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब क्या बोला है, अब बोला है हमसे कि निम्नलिखित सही युग में सुमेलित नहीं है। तो भाई साहब युग में सुमेलित नहीं है बताना है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, लेकिन पीली क्रांति उर्वरक से संबंधित नहीं है। पीली क्रांति संबंधित है आपकी सरसों से खासकर, और यह तो तिलहन आ जाएगा ऑप्शन में, तिलहन। और ये इस बार आरओ में आया हुआ प्रश्न था, ठीक है, तिलहन सरसों। उर्वरक में भूरी क्रांति चलती है भाई साहब, भूरी क्रांति। एक जैसे आती है गोल क्रांति, गोल क्रांति। एक आती है बादामी क्रांति, ठीक है। एक आती है गुलाबी क्रांति, काफ़ी सारी क्रांतियां हैं, गुलाबी क्रांति। एक आती है काली क्रांति, काली क्रांति, ठीक है। तो लिख लो, जैसे गोल क्रांति है आलू के लिए स्पेशल, ठीक है। बादामी क्रांति है मसालों के लिए, मसाला। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के लिए खासकर, और काली क्रांति आपका पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम, ठीक है। एक और क्रांति है रजत क्रांति, रजत क्रांति। ये किस लिए है रजत क्रांति, ये है अंडे के लिए, अंडे उत्पादन होते हैं ना, प्रोडक्शन होता है अंडों का, तो उसके लिए रजत क्रांति। मुर्गा मछली के लिए, या चिकन जो पाला जाता है कुक्कुट पालन कहते हैं उसको, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इन सभी क्रांति, ये सभी क्रांति किसके अंडर में आती हैं, तो उनको कहते हैं इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति। आपसे बोलेगा इंद्रधनुषी क्रांति क्या है, तो वैसा इंद्रधनुषी क्रांति कुछ नहीं है। इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत अनेक क्रांतियां आती हैं जो कि ये लिखी हुई हैं सबसे, ठीक है। बस आगे चलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। अगला क्या है, एक मिनट, देखिए अगला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाबार्ड के बारे में पूछा गया है। नाबार्ड क्या करता है भाई साहब, देखते हैं। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है व्यापार उद्योग विकास हेतु, ग्रामीण बैंक के विकास हेतु, कृषि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हेतु, निर्यात विकास हेतु। ध्यान दीजिएगा, नाबार्ड के बारे में बात करूं, नाबार्ड की स्थापना बहुत बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका इकोनॉमिक्स में भी आता है, कृषि वाले पार्ट में भी आता है, ठीक है, दोनों में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। वैसे इसका पूरा नाम क्या है, तो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। स्थापना जो होती है ये होती है 12 जुलाई 1982 को होती है। मिलान करने को काफ़ी बार आता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर होती है, शिवरामन समिति या शिवरामन कमेटी, शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर मुंबई में। क्या काम है इसका, नाबार्ड का क्या काम है, याद रखना, नाबार्ड का काम कृषि और ग्रामीण विकास दोनों के लिए है, ठीक है। आपसे कभी कभी आ जाता है केवल कृषि कार्य के लिए, यहीं पर ऑप्शन डी लिखा होता है केवल कृषि कार्य के लिए, नहीं, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास के लिए दोनों काम है इसका। तो ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न है, एक बैंक सुना होगा आपने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्राधिकार किसके पास है, तो वो भी नाबार्ड के पास है, ठीक है ना। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्राधिकार किसके पास है, नाबार्ड के पास है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी, ठीक। आगे चलते हैं। नवयुवक
नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। यानी कि जो क्या बोलते हैं, पहले आपको पता है कि एज कितनी थी, 21 वर्ष थी। वोट डालने की एज 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत, ये सब आपको पता है, ठीक है ना, सिंपल से प्रश्न है ये सब। 61वां संविधान संशोधन 1989, क्लियर है। अब बोला गया है कि ये तो ठीक है, ये सब हुआ था, लेकिन पहली बार चुनाव कब हुए थे, किस चुनाव में ये प्रयोग किया गया था। तो ध्यान रखना है कि जो चुनाव भी हुए थे ना, वो चुनाव भी यहाँ पे कब हुए थे, 1989 में ही हुए थे, ठीक है ना, 1989 में। 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत था, लेकिन 89 में लागू हुआ था प्रॉपरली, ठीक है। तो चुनाव 89 में ही इसका प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट। ये क्या है, ये 21 से 18 वर्ष किया गया, ये वयस्क मताधिकार है, वयस्क मताधिकार। और वयस्क मताधिकार का उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार का उल्लेख है, ध्यान रखना है आपको, क्लियर है, आर्टिकल 326। अब चुनाव कौन करवा रहा है, ये करवाते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ चीज़ें जानने की आवश्यकता है आपको, ठीक है ना, सभी नहीं, क्योंकि निर्वाचन आयोग के बारे में काफ़ी कुछ आपने पढ़ा होगा कि भाई साहब पहले एक सदस्य था, फिर 3 किया गया, फिर 1 किया गया, फिर 3 किया गया, फाइनली रूप से 3 सदस्य है ना। अध्यक्ष, सदस्य, उनकी नियुक्ति, उनको पद से हटाने की प्रक्रिया, उनका वेतन भत्ते, ये सब आपने खूब पढ़ा होगा, निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या हैं। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि निर्वाचन या चुनाव सुधार हेतु, मैं डायरेक्ट लिखूं, डायरेक्ट लिखता हूं, चुनाव सुधार के लिए, चुनाव सुधार हेतु प्रमुख समितियां जो बनी थी, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन चुनाव के लिए जो समितियां बनी थी ना प्रमुख, क्योंकि समितियों से क्वेश्चन आते हैं, पूछेगा आपसे, बताओगे, ठीक है। तो कुछ समितियों के बारे में देखेंगे। पहली समिति जिसको कहते हैं तारकुंडे समिति, VN तारकुंडे समिति। और ज़्यादा नहीं, या तो डिटेल एक आध पूछ लेगा, या तो मिलान करने को आएगा, भाई ये समिति किससे संबंधित है, तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है, बता देना है। तारकुंडे समिति, तारकुंडे समिति आई कब थी, जी आई थी 1980 में। तारकुंडे समिति ने कहा क्या था, मैं कुछ चीज़ें ओरली बोलूँ। तारकुंडे समिति का सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो एज है, जो भी हम लोगों ने देखा कि 21 वर्ष है, उसको घटाकर 18 करो, किसकी सिफारिश पर किया गया था, तारकुंडे समिति, ठीक है। चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया इसी की सिफारिश के तहत से। और आपको पता है कि चुनाव का जो प्रचार है वो पहले ऐसे नहीं होता था कि हर जगह हो, टीवी में हो रहा है, रेडियो में हो रहा है, तो रेडियो दूरदर्शन पर प्रचार हेतु समय दिया गया, किसकी समिति के तहत, तारकुंडे समिति के तहत, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, जैसे एज, इसी समिति के सिफारिश पर एज जो है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, ठीक है। दूरदर्शन और रेडियो पर प्रचार हेतु समय दिया जाए, इसी ने कहा था, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, बस ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक और समिति है इंपॉर्टेंट, काफ़ी सुना होगा इसके बारे में, दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति, इसने क्या किया, पहली बात तो ये समिति आई कब थी, जी आई थी 1990 में। इसने क्या क्या बोला, इसने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिनेश गोस्वामी समिति, इसने बोला कि भैया चुनाव करवा रहे हो, अब इसको ईवीएम के माध्यम से चुनाव करवाया जाए, ये इंपॉर्टेंट है। ईवीएम के माध्यम से चुनाव करवाने की सिफारिश किसने की थी, दिनेश गोस्वामी समिति ने की थी, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, जो आप देखते होगे जो पर्ची आती है या जो पहचान पत्र होता है मतदाताओं का,
तो मतदाताओं का पहचान पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र करवाया जाए। वो भी किसने कहा था? दिनेश गोस्वामी समिति ने। और जो लोक जन प्रतिनिधि का कोई भी अगर पद रिक्त हो जाता है तो उसको 6 महीने के भीतर भर लिया जाए। ये किसने बोला था? दिनेश गोस्वामी समिति ने। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे लगा कि पहले तो ईवीएम से चुनाव करवाया जाए, ये भी दिनेश गोस्वामी समिति ने बोला। और एक पॉइंट बोला इन्होंने कि क्या बोलते, जो मतदाताओं का पहचान पत्र है, मतदाताओं का पहचान पत्र फोटो युक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फोटो युक्त होना चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। और एक लास्ट हम लोग बात करेंगे समिति की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, वो है के संथानम समिति। के संथानम समिति, ये कब का आई थी? ये भी 1990 की है भाई साहब। ठीक है ना, 1980, 1990, 1990, ध्यान रखना। इन्होंने क्या बोला? के संथानम समिति ने क्या बोला कि इन्होंने कहा जो भी उम्मीदवार चुनाव में भाग ले रहा है, समझिएगा, जो भी उम्मीदवार चुनाव में भाग ले रहा है, किसी भी चुनाव में हो, उसकी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निर्धारित होनी चाहिए। न्यूनतम कुछ ना कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो क्या आज के समय में ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई साहब इनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया, माना नहीं गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो पहले हैं दिनेश गोस्वामी या तारकुंडे समिति, उनकी बातों को माना गया, लेकिन के संथानम समिति जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता बोला जाता है, इनके सुझाव पर विचार नहीं किया गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए, कुछ ना कुछ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 समितियां इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं चलेंगे हम लोग, उतने ही चलेंगे जितना इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित चोल शासकों के नाम कालक्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा प्रश्न है। चोलों के बारे में बताया जा रहा है, चोल साम्राज्य। चोलों के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग उत्तर देख लेते हैं। तो देखिएगा, राजराज प्रथम पहले आते हैं इसमें। ठीक है, राजराज प्रथम, फिर राजाधिराज प्रथम, फिर उसके बाद कुलोतुंग प्रथम, और फिर विक्रम चोल बाद में आते हैं। ठीक है ना, तो 1 2 4 3, ऑप्शन डी इज द राइट। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, आगे इसके बारे में थोड़ी बात कर लें। ठीक है ना, चोल साम्राज्य, चोल, ये 3री शताब्दी में इनका उद्भव होता है, लेकिन 9वीं शताब्दी में काफ़ी चर्चा में रहते हैं। ये काफ़ी चर्चा का मतलब है साम्राज्य स्थापित करते हैं। ठीक है, चोलों की जानकारी अगर मैं बोलूँ कैसे मिली, तो चोलों की जानकारी हमें अशोक के शिलालेख आपने पढ़े होंगे, अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में। ठीक है, समझिएगा, मैं यहाँ थोड़ा बताऊँ, मैं यहाँ पे जानकारी की बात कर रहा हूँ, जानकारी कैसे मिलती है। तो आपने अशोक के शिलालेख पढ़े होंगे, अशोक का दूसरा और 13वां शिलालेख है, इसमें दक्षिण भारत के उल्लेख मिलता है, चोल, चेर, श्रीलंका, केरलपुत वगैरह वगैरह। ठीक है, दूसरे और 13वें शिलालेख में, ध्यान रखिएगा। दूसरा अगर बात करें कि बौद्ध ग्रंथ है एक, बौद्ध ग्रंथ, कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? महावंश। महावंश, दीपवंश, महावंश सुना होगा, तो महावंश बौद्ध ग्रंथ में हमें चोलों की जानकारी मिलती है। तीसरा अगर बात करें संगम साहित्य, है ना, संगम साहित्य में भी हमें चोलों की जानकारी मिलती है। चोल कौन है? ये पल्लव साम्राज्य के सामंत हैं। देखिएगा, ये इस प्रकार से है, और यहाँ पे आपका पल्लव है, ये इधर साइड पल्लव, कांचीपुरम, और इसी के नीचे फिर आपका चोल आ गया है, ये ग्रीन वाला। ठीक है, तो इधर आ गए हैं चोल, तमिलनाडु साइड आ गए हैं। चोलों की राजधानी तंजौर है, तंजौर यानी कि तमिलनाडु। ये क्या है? ये है तमिलनाडु। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया।
चोलों के जो संस्थापक हैं, समझिएगा, संस्थापक, मैं संस्थापक की बात करूं, चोलों के जो संस्थापक हैं वो हैं विजयालय, है ना, विजयालय। उसके बाद आदित्य प्रथम, उसके बाद परांतक प्रथम, उसके बाद उत्तम चोल, उसके बाद राज प्रथम, उसके बाद राजेंद्र प्रथम। ठीक है ना, शुरुआत के इतने तो पता ही होने चाहिए। और फिर उसके बाद राजाधिराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम। ठीक है, पूरा चोल पढ़ने रहे, जो कि इंपॉर्टेंट पढ़ने चीजें हैं। विजयालय की बात करिए, संस्थापक है, इसने नरकेशरी की उपाधि धारण की, तंजौर पर राजधानी बसाई और नरकेशरी की उपाधि धारण की। आदित्य प्रथम की बात करें तो आदित्य प्रथम के बारे में ध्यान रखना है कि आदित्य प्रथम ने पल्लवों को अंतिम रूप से पराजित किया, पल्लवों को पराजित किया और कोदंड राम की उपाधि धारण की। परांतक प्रथम की बात करें तो ये मदुरै के जो पांडे थे उनको हराया, तो मदुरै कोंड की उपाधि धारण की, मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। और ध्यान रखना है कि जो पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे किस चोल शासक ने, तो उत्तम चोल ने पहली बार सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के। ठीक है, राजराज प्रथम की बात करें तो राजराज प्रथम श्रीलंका तक गया, श्रीलंका के उत्तरी भाग में, ध्यान रखिएगा, श्रीलंका के उत्तरी भाग में एक शासक है महेंद्र पंचम, उसको हराया। महेंद्र पंचम को हराकर क्या बोलते हैं, जब महेंद्र पंचम को हराया, श्रीलंका को हराया, तो श्रीलंका विजय के उपलक्ष्य में इसने बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था। कहाँ पर, तमिलनाडु पे। ठीक है, उसके बाद अगर राजेंद्र प्रथम की बात करें तो राजेंद्र प्रथम काफ़ी प्रतापी राजा था, इसने पूरे श्रीलंका पर कब्जा किया और इसने फिर गंगाईकोंड चोलपुरम बसाया, फिर गंगाईकोंड चोलपुरम मंदिर बनाया, चोल गंगम तालाब बनवाया। ठीक है, तो इसने कई सारे काम किए थे। तो ये सब आप क्रम याद रखना इंपॉर्टेंट है। चोलों के ज़्यादातर प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, चोलों से काफ़ी प्रश्न आते हैं। दक्षिण भारत में आपको ज़्यादा विशेष नहीं पढ़ना, चोल, पल्लव, चालुक्य की तीनों शाखाएं और राष्ट्रकूट, ये चार आपको डिटेल अच्छे से पता होने चाहिए। बाकी आपको ओरली भी पता है, ऊपर ऊपर का पता है तो काम चल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सूची 1 स्थानीय पवन है और क्षेत्र है, मिलान करना है। जोंडा, सांताना, योमा, नार्वेस्टर। ठीक है, देख लेते हैं। जोंडा पवन कहाँ चलती है, तो जोंडा अर्जेंटीना में चलती है, बिल्कुल सही है भाई ये तो। सांताना यूएसए में चलती है, बिल्कुल सही है। योमा जापान में बिल्कुल सही है। नार्वेस्टर न्यूजीलैंड, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 ऑप्शन इज द राइट। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ध्यान रखना है कि यूएसए में आपकी सांताना भी है, आपकी चिनूक भी है। ठीक है, सांताना, चिनूक दोनों चलती है कहाँ पर, यूएसए में। और एक और पवन है ब्लैक रोलर, वो भी चलती है यूएसए में। ठीक है, मैं 1 मिनट बता दूं आपको कुछ पवनों के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये अरब, ये अपना प्यारा भारत, ये कमचटका प्रायद्वीप, ये आ गया ग्रीस, ये आ गया इटली। उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, और इधर आपको चला दें, इधर चला दें ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका इंडोनेशिया। ठीक है, ये कुछ मैप बन गया है, कोई फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ पवनों को देख लेंगे और मैं पवनों को आपको ओरली बताऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप सुन लें कायदे से।
ठीक है। देखो यहाँ पे एक घास का मैदान है, कहाँ पर, यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं घास के मैदान को, प्रेरीज घास का मैदान है, ठीक है। तो प्रेरीज घास का मैदान इस वजह से है, यहाँ पे आपकी रॉकीज है और यहाँ पे आपका मैकेंजी पर्वत है और यहाँ से आपकी ध्रुवीय पवनें आ रही हैं ठंडी, और यहाँ से आपकी ठंडी पवन आ रही है, सॉरी गर्म पवन आ रही है चिनूक, ठीक है। तब ऊपर से ठंडी, यहाँ से गर्म, तो बीच का क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ हो जाता है और घास का मैदान बन जाता है। गेहूं के लिए काफ़ी अच्छा है, मक्के के लिए काफ़ी अच्छा है, जिसको बोलते हैं प्रेरीज घास का मैदान, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं नाम लिखता हूँ, यहाँ पे चिनूक चलती है, यहाँ पे एक चलती है सांता आना, सांता आना। अब मध्यवर्ती भाग में चलती है आपकी ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर। ऊपर कनाडा वाले क्षेत्र में चलती है ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड। और याद रखना कि जो चिनूक है ना, ये यहाँ की जो बर्फ़ होती है थोड़ी बहुत, वो उसको पिघला देती है, बर्फ़ को खा जाती है, इसी वजह से चिनूक को हिमभक्षी भी कहते हैं, ठीक है। ये अर्जेंटीना है, यहाँ पे आपको अभी पता है कौन सी चलती थी, जोंडा। यहाँ पे कौन सी चलती है, जोंडा चलती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका सहारा मरुस्थल है, तो सहारा मरुस्थल में आपको पता है बहुत सारी पवनें हैं, जो कि मैंने आपको वायुदाब वाले चैप्टर में करवा दिया है। जैसे यहाँ से अरब की तरफ सिमूम है, यहाँ पे मिस्र में खमसिन है, लीबिया में गिबली है, ऊपर जाएगी इटली की तरफ सिरोक्को है, नीचे जाएगी गिनी की तरफ तो हरमिट्टन है, स्पेन की तरफ जाएगी तो लेवेस है, इधर स्पेन की तरफ लेवेस है, और इधर कनारी द्वीप है, मडेरा द्वीप है, इधर जाएगी तो उसको लेस्ट बोलते हैं, नीचे दक्षिण अफ्रीका में बर्ग है, ठीक है। और यहाँ से एड्रियाटिक सागर से इटली की तरफ जाएगी तो उसको बोरा पवन बोलते हैं। साइबेरिया से नीचे आपकी बुरान पवन चलती है, ठीक है। ये थोड़ी बहुत पवनें याद रखिएगा। फ्रांस में आपकी फॉन चलती है। ये आपका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में आपकी एक कोयम्बैक चलती है, जो कि तंबाकू के लिए हानिकारक है, कोयम्बैक, ठीक। ये अलास्का है, इधर देखो अलास्का, इधर चलती है विलीवाओ, बिलीवाओ पवन चलती है। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में चलती है, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में चलती है, ठीक है। तो ये कुछ पवनें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। विशेष आपको पवन डिटेल में पढ़ना है तो आप वायुदाब वाला चैप्टर देख लेना एक बार, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं। गौरजात पहाड़ियाँ, अच्छा निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। गौरजात पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, नल्ला मलाई, सेवराय। गौरजात पहाड़ी उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। शेवराय तमिलनाडु पे है, बिल्कुल सही है। मांडव आपकी महाराष्ट्र में नहीं है। मांडव कहाँ पे है, मांडव है आपकी गुजरात में। तो महाराष्ट्र में कुछ है, महाराष्ट्र में बिल्कुल है। बालाघाट, सतमाला, हरिश्चंद्र, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये सब महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, ठीक है। और एक आपकी है कालसुबोई, वो भी महाराष्ट्र में है, ठीक। तो ये सब पहाड़ियाँ आपके महाराष्ट्र में है। देख लेते हैं पहाड़ियों को एक बार ओवरव्यू करके, कौन कौन सी है। दक्षिण भारत की देखेंगे, इंपॉर्टेंट। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। देखेंगे पहाड़ियों को स्पेशली, केवल पहाड़ियों को देखेंगे फटाफट से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो भाई साहब आपका, एक मिनट, इसको भी मैं, जी यहाँ पे आपको पता है अरावली है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट दक्षिण की तरफ काफ़ी चौड़ा है, उत्तर की तरफ आते हुआ सकरा है, तो उसी हिसाब से मैंने बना दिया है। क्लियर है। यहाँ पे आपको पता है कि नीलगिरी है, ठीक है। यहाँ पे हो गया नीलगिरी। उसके बाद यहाँ पर भी टुकड़े में पहाड़ी है,
ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपकी एकदम कंटिन्यू पहाड़ी नहीं है। कहाँ? पूर्वी घाट पर। यहाँ टुकड़े में है, मान लो एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, लेकिन है पूरा पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट, अब पूर्वी घाट ये जुड़ रहे हैं कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ी पर। इसीलिए नीलगिरी पहाड़ी को ग्रंथि भी कहा जाता है, भौगोलिक ग्रंथि। ठीक, उसके बाद आपका नीचे आएंगे तो यहाँ साइड, मैं इसको अलग पेन से कर दे रहा हूँ, यहाँ साइड आपका क्या है? यहाँ साइड आपका अन्नामलाई है, यहाँ कार्डमम पहाड़ी है, यहाँ पालनी की पहाड़ियाँ है, यानी कि दक्षिणी घाट वाला एरिया है। क्लियर है? उसके बाद थोड़ा मध्यवर्ती क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पे आपको पड़ेगा विंध्यन क्षेत्र, यहाँ पड़ेगा सतपुड़ा क्षेत्र। ठीक है, और इसी के आगे आपका चला गया है ये राजमहल पहाड़ी। ठीक है, राजमहल पहाड़ी। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ आपको दिखेंगी, ध्यान रखिएगा, एक मिनट में बता दूँ इसको। यहाँ पे आपको 3 पहाड़ियाँ दिखेंगी, 1 2 3। कहाँ? गुजरात वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये कुछ पहाड़ियाँ हैं। बीच बीच में कुछ पहाड़ियाँ, जैसे आपकी यहाँ नंददुर्ग पहाड़ी, यहाँ केशव पहाड़ी, यहाँ शेषाचलम पहाड़ी है ना, यहाँ वर्षनाथ पहाड़ी, बीच बीच में कुछ पहाड़ियाँ हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट ये है। अब नाम देते हैं सबको, नाम इंपॉर्टेंट है भाई, देखिएगा। ये है आपके गिर, क्रम देखना, केवल क्रम इंपॉर्टेंट है। गिर, मांडव, वर्धा, ये आपके पश्चिमी घाट है। इसको हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, चैप्टर पढ़ लेना एक बार। ठीक है, ये विंध्यन है। विंध्यन में भी कौन कौन सी पहाड़ी है ये मैं बता चुका हूँ आपको, जोबट हिल्स, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ। सतपुड़ा में भी मैं आपको कायदे से बता चुका हूँ, सतपुड़ा, ग्वाली, राजपिपला, महादेव, मैकाले। ठीक है, सब बता चुका हूँ। ये है अरावली, ये है आपकी नीलगिरी। ठीक है, ये है आपके राजमहल, खासकर यहाँ पे हम लोग खासकर पूर्वी घाट का देखेंगे। ये है भाई साहब गौरजात। ठीक है, तो गौरजात की पहाड़ी हो गई। अभी लोकेशन बता देंगे। गौरजात है, महेंद्रगिरी, पालकोंडा, वेलीकोंडा, नल्लामलाई, शेवराय, यहीं पर एक ले लो, कम पड़ गया है, जावेदी, और एक ले लो पंचमलाई। ठीक है, ये गौरजात जो है ये उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी आपकी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे है, अब पूर्वी घाट की ऊंची चोटी है। पालकोंडा, वेलीकोंडा, नल्लामलाई ये पूरा आंध्र प्रदेश में है। सेवराय, जावेदी, पंचमलाई ये पूरा तमिलनाडु पे है। सेवराय पहाड़ियों पर एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है यॉरकॉड, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यूपीएससी में कई बार आ चुका है। यॉरकॉड हिल स्टेशन कहाँ पे है? तो सेवराय पहाड़ियों पर है, बाकी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो मोटी मोटी चीज़ें पढ़ ली हम लोग, आगे चलते हैं। आगे है नीचे दिए गए उत्तर को पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में विस्तृत कीजिए, यानी कि नीचे से ऊपर आना है, हमें नीचे से ऊपर आना है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे अभी। तो कैसे करेंगे इसको? या तो पूरी पहाड़ियों के नाम पता हो या तो लॉजिक आता हो। तो हम लोग करेंगे लॉजिक से, क्योंकि हमें पूरी पहाड़ियों के नाम नहीं पता है, मान लो। ठीक है, ऊपर से नीचे आना है, तो ये आपको भारत पता है, इस प्रकार से है। ठीक है, भारत के बारे में तो आपको पता ही है, ये है भारत, फटाफट बनाना आना चाहिए आपको। भारत है, सतमाला है, कैमूर है, नागा है, पीर पंजार है। पीर पंजार आपको अगर नहीं भी पता है लोकेशन एग्जैक्ट, आपको पता है भैया ये जम्मू कश्मीर में कहीं सुना था हमने। कैमूर बीच में कहीं सुना था, नागा तो नागालैंड में होगा, और सतमाला आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में।
पीर पंजार सबसे ऊपर है, यानी कि 3 सबसे लास्ट में होगा, और 3 लास्ट में एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट। काम खत्म। ठीक है, वैसे एग्जैक्ट बोले तो नागा नागालैंड में है, कैमूर आपका मध्यवर्ती मध्य प्रदेश में है, सतमाल आपका महाराष्ट्र में है, और पीर पंजार आपका जम्मू कश्मीर में है। और कश्मीर घाटी का निर्माण पीर पंजार श्रेणी में ही हुआ है। क्लियर है? तो ध्यान देना, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। लैक्टोस, खट्टा दूध, कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर, फॉर्मिक, लाल चींटी, टार्टरिक, अंगूर का रस। अब देखिएगा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ लैक्टोज आप तुरंत करोगे, लैक्टोज लैक्टिक एसिड तो भैया खट्टे दूध में होता है, ऑप्शन ए तो सही होना चाहिए। कार्बोनिक अम्ल तो सोडा वाटर में होता है, बिल्कुल सही होना चाहिए। फॉर्मिक एसिड तो लाल चींटी में पाई जाती है। टार्टरिक एसिड इमली में पाई जाती है, अंगूर में नहीं। अंगूर में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कई लोग ये लॉजिक लगाएंगे जबकि हो जाएगा गलत। क्यों? अंगूर में भाई साहब टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, लैक्टोज खट्टे दूध में नहीं पाया जाता, ये हटा दो, ज़्यादा ही हट गया, 1 मिनट रुकिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे गड़बड़ क्या है। लैक्टोज क्या है? देखो लास्ट में लगा है ओज, जब भी लास्ट में ओज लग जाए ना वो होती है शर्करा। लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ओज लगाया लास्ट में, जब भी लास्ट में ओज लगा हो वो होती है शर्करा यानी कि चीनी। और खट्टे दूध मिठास होगा क्या? खट्टे दूध में नहीं होगा, तो बस लैक्टोज थोड़ी ना होगा। खट्टे दूध में होता है लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल, तब होता है ये सही। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन भाई साहब डी वाला सही है। क्यों? क्योंकि टार्टरिक एसिड आपका, सॉरी ऑप्शन डी बोल रहा हूँ, ऑप्शन ए वाला सही है। बोला है ना कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि लैक्टोज है शर्करा, शर्करा लैक्टोज शर्करा दूध पाई जाती है, जबकि खट्टे दूध में एसिड पाया जाता है, वो है लैक्टिक एसिड। ठीक है, ध्यान देना इसको, ऑप्शन ए इज द राइट। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? कोई बात नहीं, देख लेते हैं, जितने विस्फोटक है सभी देख लेते हैं पहले तो। ठीक है, 2 मिनट का काम है। विस्फोटक में एक तो आपने सुना होगा डायनामाइट। ठीक है, एक सुना होगा RDX, ये वेलकम फिल वाला RDX नहीं है, RDX दूसरा है। ठीक है, एक सुना होगा TNT, एक सुना होगा TNG, और एक सुना होगा TNP। देखिए, TNT ट्राई नाइट्रो टॉल्वीन बोलते हैं इसको, ट्राई नाइट्रो टॉल्वीन, इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, सुन भी लेना, लिख भी लेना, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, जो ये ग्लिसरीन होता है ना, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि द्रव अवस्था में होता है। जब इसलिए द्रव अवस्था में होता है तो इसीलिए को कह देते हैं इसको नोबेल ऑयल। क्या बोल देते हैं? नोबेल ऑयल। और ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कुछ नहीं है, यही है आपका मेन RDX, या RDX बनाने में जो काम आता है यही है। सॉरी RDX बोल रहा हूँ, डायनामाइट बनाने में जो काम आता है वो यही है। डायनामाइट बनाने में काम आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी आपके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, और या ये पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो TNT, TNG, TNP है, हो सकता है TNF दे दे कोई, है ना, कोई और शब्द दे दे, तो ध्यान रखना 3 ही है प्रमुख। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, इसी वजह से इसको नोबेल ऑयल भी बोल दिया जाता है, क्योंकि डायनामाइट इसी से बनाया जाता है। ठीक है, नोबेल ने की थी, अल्फ्रेड नोबेल। पूरा नाम लिख देता हूँ भैया, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर नोबेल अवार्ड मिलता है, अल्फ्रेड नोबेल ने खोज की थी डायनामाइट की। RDX को रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव कहा जाता है, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव कहा जाता है, इसको फुल फॉर्म है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। ठीक,
RDX। RDX का एक और नाम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम, ठीक है, तो ये थोड़ा लिख लेना इसको। क्या पूछा है? नोबल तेल, तो TNA नो भाई, TNP नो, TNT नो, TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, नोबल ऑयल ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, अम्ल वर्षा निम्नलिखित गैसों के वायु में रहने के कारण होती है। अम्ल वर्षा, एसिड रेन, एसिड रेन। अच्छा, एक होती है एसिड रेन, है ना, एक होती है आर्टिफिशियल रेन जिसको कहते हैं कृत्रिम वर्षा। अगर किसी को पता हो कृत्रिम वर्षा क्या होता है तो वो थोड़ा सा कमेंट पे बता सकता है, ठीक है ना, वरना इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कृत्रिम वर्षा क्या होता है, कैसे होती है कृत्रिम वर्षा, जरूरी क्यों होती है कृत्रिम वर्षा, और कौन करवाता है कृत्रिम वर्षा। मेन बात ये है कृत्रिम वर्षा हम किस किस बादल में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वो सब अगले वीडियो में देख लेंगे एक बार। पहली बात तो अम्ल वर्षा क्या है, ये रही पृथ्वी, अर्थ, ये रहा वायुमंडल, इतना, कई सारी गैसें हैं ना, तो ये कलरफुल बना दिया। यहाँ से उत्सर्जित हो रही है कुछ हानिकारक गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये बने हैं बादल ऊपर, ये बने हैं भाई साहब बादल, बादल है कोई दिक्कत नहीं है, तो बादल से वर्षा होगी, बिल्कुल होगी, ये वर्षा हो गई। बादल की वर्षा में क्या है? पानी, ये तो भाई शुद्ध पानी है ना, आपने सुना होगा कि सबसे शुद्ध पानी कौन सा होता है, वर्षा का पानी सबसे शुद्ध होता है। अब ये पानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा? H2SO4 HNO3, ये बनेंगे। और सबसे ज़्यादा मात्रा कृत्रिम वर्षा में इसकी होती है, लगभग 70% होता है ये, और ये होता है 30%, ठीक है ना। तो याद रखना अम्ल वर्षा में सबसे ज़्यादा कौन सा अम्ल होता है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? होता क्या है इससे? तो पहली बात तो देखो ये मृदा के लिए बहुत ही हानिकारक है कृत्रिम वर्षा, संगमरमर को पीला कर देती है, इसी वजह से ताजमहल के आसपास फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई जाती ताकि उससे SO2 NO2 निकले और तुरंत वहीं पर जो बादल बन रहे हों वर्षा करा दे और ताजमहल पीला पड़ जाए। क्लियर है? तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा हानिकार होता है उसको मूंगा चट्टानों को, प्रवाल भित्तियों को, प्रवाल भित्ति को क्या होगा भाई, अम्ल वर्षा हो जाएगी तो ये नष्ट हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, जैव विविधता हानिकारक हो जाएगी, क्योंकि सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है? प्रवाल भित्तियों में। और जैव विविधता ही नष्ट हो जाएगी तो भाई पर्यावरण ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट। सिंपल क्वेश्चन वैसे पूछा था मैंने, आपको काफ़ी डिटेल बता दिया। आगे चलते हैं। सारे प्रयासों के बावजूद हमारे वन्यजीव संसाधन में बड़ी तेजी से कमी आ रही है, कथन कारण है। सारे प्रयासों के बावजूद हमारे वन्यजीव संसाधनों में भारी कमी आ रही है, वन्यजीव बायोस्फीयर कमी आ रही है। व्यावसायिक स्वार्थ इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। व्यावसायिक स्वार्थ किसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है? वन्यजीवों के संसाधनों के कमी के लिए। बिल्कुल सही है, AR दोनों सही है, क्योंकि कमी आ रही है, बिल्कुल सही है। और RA की सही व्याख्या भी करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर फैक्ट्रियाँ, व्यवसाय का मतलब बिजनेस लाभ के लिए बड़े बड़े जो विकसित देश हैं वो तक कई सारे जो प्रोटोकॉल हैं या कई सारे सम्मेलन हैं उनको असफल घोषित कर देते हैं। ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए जो किया गया था उसको विकसित देशों में बहुत पूरी तरीके से नहीं माना, समझ रहे हो। और सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण का कारण है वो है विकसित देश, क्योंकि विकसित देश ने ही सबसे ज़्यादा संसाधनों का, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन किया है। प्राकृतिक संसाधनों में देखें तापीय ऊर्जा सबसे ज़्यादा, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम, उनका दहन किया है। तो भाई प्रदूषण मेन उन्होंने फैलाया कि नहीं फैलाया, ठीक है। तो ध्यान देना है कि व्यावसायिक स्वार्थ इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है 100%। कोई भी पर्टिकुलर एक मनुष्य इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, पूरी तरीके से बिजनेस जिम्मेदार है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन इज द राइट, ठीक है ना। कई सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे थॉट प्रोसेस से सॉल्व करने होंगे,
ऐसा नहीं है कुछ चीज़ें किताब से ही रट के आ जाएंगी, वहाँ पे आपका कैसा थॉट प्रोसेस चल रहा है वो मायने रखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसका सुमेल सही नहीं है, मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है? ब्राज़ील धारा है, हम्बोल्ट धारा है, गल्फ स्ट्रीम है, अगुलहास है। कहाँ पे है लोकेशन बतानी है, ठीक है ना। ब्राज़ील दक्षिण अटलांटिक महासागर में, हम्बोल्ट उत्तरी प्रशांत में, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक में, अगुलहास हिंद महासागर में। तो भाई ब्राज़ील तो दक्षिण अटलांटिक में बिल्कुल सही है, अगुलहास हिंद में है बिल्कुल सही है, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक में बिल्कुल सही है, जबकि हम्बोल्ट उत्तरी अमेरिका में नहीं है, क्योंकि हम्बोल्ट को कहते हैं पेरू की धारा, पेरू धारा भी कहा जाता है, हम्बोल्ट धारा को पेरू धारा भी कहा जाता है। ये कहाँ चलती है? तो ये चलती है, मान लो ऐसे, ये दक्षिण अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका के ऐसे चल रही है हम्बोल्ट, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे चल रही है। तो भाई नीचे है ना, ये दक्षिण अमेरिका नीचे है, दक्षिण में है, और दक्षिण में क्या है? इधर प्रशांत महासागर है। अब प्रशांत कैसा है? प्रशांत दक्षिणी प्रशांत महासागर है ना, जबकि दिया क्या गया है उत्तरी, गलत हो गया ना, यहाँ दक्षिणी होना चाहिए। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है, मतलब ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? बैलाडिल्ला, चिकमंगलूर, मयूरगंज और सिंहभूम। कुछ आपको एग्जैक्टली नाम देगा जहाँ से कोयला उत्पादन होता है, जहाँ से एल्यूमिनियम उत्पादन होता है, जहाँ से कुछ प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं वो नाम देगा, क्योंकि अब खनिज उत्पादन में पहला कौन है, अंतिम कौन है, दूसरा कौन है, खनिज भंडारण कहाँ होता है, उत्पादन कहाँ होता है, वो नाम अब कम पूछता है आपसे। जो लोकल नाम है ना वहाँ के, वो पूछता है। जैसे कुछ नाम मैं बताऊँ आपको, ओरली बोलूँ, जैसे नुआ मंडी झारखंड में है, किरीमुरु झारखंड में है, बड़ा जामदा झारखंड में है, कोरापुट उड़ीसा में है, और कालाहांडी उड़ीसा में है, सिमोगा आपका कर्नाटक में है, बेलारी हॉस्पिटल कर्नाटक में है, आपका क्या बोलते हैं उसको, एक पहाड़ी का नाम है गुरु महिसारी बादाम पहाड़ी, ये उड़ीसा में है, समझ रहे हो। इस नाम से, इस टाइप से नाम पूछेगा। कराईकाल आपका तमिलनाडु पे है, ठीक है, तो इस हिसाब से नाम आपसे पूछेगा और आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। झरिया झारखंड में है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, करीमनगर आपका तेलंगाना में है, तंदूर तेलंगाना में है, सस्ती तेलंगाना में है, सुहागपुर मध्य प्रदेश में है, तातापानी मध्य प्रदेश में है, तप्तपानी उड़ीसा में है ना। तो ये लोकल नाम पूछता है। जैसे यहाँ पे आया है बैलाडीला, तो बैलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में है और यहीं से लौह अयस्क उत्पादित होता है। अब बैलाडीला की खान से लौह अयस्क पारादीप बंदरगाह जाता है और वहाँ से फिर जाता है जापान, एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है, ऑप्शन इज द राइट। बाकी चिकमंगलूर कर्नाटक में है, पहला कॉफ़ी का पौधा यहीं लगाया गया था। मयूरगंज उड़ीसा में है, मयूरगंज के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते हैं, जैसे जो आपका बड़ा जामदा है, बड़ा जामदा बोला, कोरापुट, कालाहांडी, ये सब आपका इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। बोकारो झारखंड में आता है, कोरबा छत्तीसगढ़ में आता है, झिलीमिरी, चिरीमिरी, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में आता है, ठीक है। तो ये लोकल नाम है आपके। सिंहभूम झारखंड में ये हाथी परियोजना 1992 में चली थी, कहाँ से? सिंहभूम जिले से, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। इस्पात उत्पादक है और लौह अयस्क स्रोत है, मतलब इस फैक्ट्रियों में, इन फैक्ट्रियों में लौह अयस्क कहाँ से आ रहा है ये बताओ। मिलान करना है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पता होंगी, जैसे जमशेदपुर आपको पक्का पता होगा, जमशेदपुर टाटा नगर पिट्सबर्ग कहा जाता है ना, टाटा नगर पिट्सबर्ग कहा जाता है। जमशेदपुर झारखंड में है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे है, तो पढ़ा होगा। अब जमशेदपुर कहाँ से कोयला आ रहा है, सॉरी लौह अयस्क कहाँ से आ रहा है, कोयला बोला, लौह अयस्क कहाँ से आ रहा है? तो ये आ रहा है भैया आपका गुरु महिसारी या बादाम पहाड़ी। गुरु महिसारी या बादाम पहाड़ी ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उड़ीसा में, और सबसे ज़्यादा पास आपका उड़ीसा ही पड़ता है, झारखंड के बिल्कुल नीचे, ठीक है। तो सी का हो गया 2, और जैसे ही सी का 2 हुआ, सी का 2 जैसे ही हुआ, तो एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है, सी का 2, ऑप्शन इज द राइट। बाकी आपको पता हो ना पता हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी आपको पता होना चाहिए। जैसे कुल्टी आसनसोल, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे जो लौह अयस्क आता है ये आता है गोवा से, गोवा वहीं पर एक लोकल लौह अयस्क क्षेत्र है, वहीं से, ठीक है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है शायद, है ना, और भिलाई आता है राजहारा से,
मैंने कहा ना लोकल नाम आपको पता होने चाहिए। अब भद्रावती कर्नाटक में है, आपको केमानगुंडी से आता है लौह अयस्क। और याद रखना भद्रावती एक ऐसा लौह अयस्क संयंत्र है, या सॉरी इस्पात उत्पादक संयंत्र है, फैक्ट्री है भद्रावती में, यहाँ पर विद्युत के लिए, ऊर्जा के लिए कोयला है नहीं, ठीक है। तो ध्यान देना, पूछा जाएगा कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संयंत्र है जहाँ पर कोयले का प्रयोग नहीं होता। तो भद्रावती में कोयले का प्रयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि आसपास कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो इसको विद्युत या पावर कहाँ से मिलती है? तो याद रखना, इसको पावर मिलती है जलप्रपात से। जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात है? तो भाई भद्रावती कर्नाटक में सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कि है जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। वहाँ से इसको बिजली मिलती है या पावर मिलती है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। ओके, हमारे सारे प्रश्न यहाँ पर हो गए हैं समाप्त, मतलब कहने का हो गया है एंड आज की सीरीज़ का। हम लोग मिलेंगे अगली सीरीज़ में, जो कि 7वीं रहने वाली है। काफ़ी डिटेल में मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने कुछ चीज़ें नहीं भी पढ़ी हैं ना, जैसे आप कुछ चीज़ें नहीं आती, मान लो किसी को अम्लवर्षा नहीं पता, तो उसको आज पता चल गया होगा अम्लवर्षा होती क्या है, कहाँ कहाँ से क्या क्या फैक्टर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर पे कायदे से ध्यान देना है, हिंदी पे वहाँ कायदे से ध्यान देना है, और जीएस पे आपको प्रैक्टिस करती रहनी है। चाहे आप यहाँ से करो, चाहे किसी प्रैक्टिस सेट से करो, कोई टेस्ट सीरीज लेके करो, मतलब कुल मिला के जीएस में आपको प्रैक्टिस करनी कायदे से, ठीक है। तो इसी हिसाब से रेगुलर प्रैक्टिस चलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।